जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिक वर्ल्ड। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इजराइल और हमास के जंग के बीच एक बैठक के बारे में। G7 का एक बैठक बुलाया गया था जापान की राजधानी टोक्यो में। यहाँ पे G7 में 7 देश हैं और सातों देश के विदेश मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे। आप लोगों को मालूम है कि कौन कौन देश है। आप लोगों के जानकारी के लिए एक बार फिर बता देता हूँ। इस संगठन में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन तथा अमेरिका इसमें शामिल है। मतलब इससे रिलेटेड कई सारे देश G7 के 7 देश इसमें शामिल है और ये सभी देशों के विदेश मंत्री यहाँ पे इस बैठक में शामिल हुए थे। तो इस बैठक में इजराइल और हमास के जंग को लेकर एक बड़ी बात कही गई है और कहा गया है कि मतलब इजराइल जो वहाँ पे नरसंहार कर रहा है ये भी गलत है और हमास ने जो अचानक हमला किया है ये हमला भी गलत है। तो आज की इस सेशन में आप लोग को इस पूरी जानकारी को देंगे कि आखिर क्या हुआ इस सेशन में, G7 आखिर क्यों चर्चा में रहता है, इतना इन सब के बारे में जानकारी देंगे और भारत G7 में आखिर क्यों नहीं शामिल है। अगर इतना ही बड़ा ग्रुप है G7 तो भारत इसमें आखिर शामिल क्यों नहीं है, तो इसके भी बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कंट्रीज हैं उन सब कंट्रीज के विदेश मंत्रियों ने क्या कहा है इस टॉपिक को लेकर, उन सब की भी टिप्पणियों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें आप लोगों को कई सारे टॉपिक मिलेंगे, इन सभी टॉपिकों को आप लोगों का यहाँ पे एनालिसिस कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए अल जजीरा, नो सीज फायर कॉल्स एंड G7 परचेज इन गाजा एंड ह्यूमैनिटेरियन फेस। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि G7 कतई तौर पर नहीं चाहता है, मतलब वो दबाव नहीं डाल रहा है इसराइल के ऊपर कि आप सीज फायर कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। लेकिन ये बात जरूर कह रहा है कि जो ये मतलब गाजा में जो बमबारी हो रहा है उन सबको यहाँ पे रोकना चाहिए। उससे पहले थोड़ा आप लोगों को G7 के बारे में बता देता हूँ कि आखिर G7 है क्या। अगर हम लोग G7 के बारे में बात करें तो G7 की स्थापना 1975 में हुआ था। 1975 में G7 की स्थापना हुआ था। अगर हम लोग बात करें तो इस साल जो इसका बैठक हुआ था 1921 मई को इसका बैठक हुआ था। जापान में इसका बैठक हुआ था हाल फिलहाल में। इसके बारे में आप लोग को सेशन भी दिए थे, वो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इससे पहले जर्मनी में हुआ था। अब आने वाले साल में किस देश में होने वाला है इसके बारे में आप लोगों को बता देंगे। तो फिलहाल हम लोग हमास और इजराइल से रिलेटेड इस टॉपिक को देखते हैं कि आखिर क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे टॉप डिप्लोमेट्स एवं G7 इशू एन इंजर्ड स्टेटमेंट एंड कंडोमिंग। मतलब यहाँ पे कहा गया है विदेश मंत्रियों द्वारा और यहाँ पे जो लोग भी मौजूद थे उनके द्वारा बोला गया है। और आप लोगों के जानकारी के लिए भी बता दूं कि जो G7 जो मीटिंग हुआ था 2023 में मई के महीने में, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसमें मौजूद थे। आप लोग यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे बीच में मौजूद हैं। तो चलिए हाल में आखिर इस बैठक में क्या हुआ है, सीज फायर को लेकर क्या कहा गया है, इन सभी को हम लोग डिटेल से देखेंगे आज की सेशन में। और हाँ, आप लोगों को ये भी बता दें कि आगे आने वाले सेशन में आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल इस टॉपिक में डेवलपमेंट ये हुआ है कि देख सकते हैं कि 10,569 फिलिस्तीन यहाँ पे मार दिए गए हैं और कई यहाँ पे इजराइल लगभग 1400 जो पहला दिन हमला हुआ था उसी का ये मतलब रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाया गया है। और इससे रिलेटेड देख सकते हैं कि 2023 में जो हुआ था G7 समिट, उससे रिलेटेड यहाँ पे फोटो को शेयर किया गया है, अलग अलग देश के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। चलिए अब हम लोग रियल न्यूज़ को देख लेते हैं कि आखिर क्या आया है इससे रिलेटेड न्यूज़। साउंड ऑफ एम्बुलेंस एंड सायरन्स। मतलब अभी बोला जा रहा है कि इजराइल के मतलब हमास के जो आसमान में है अभी भी सायरन का आवाज़ सुनाई दे रहा है और इजराइल अभी भी कोई सीज फायर के लिए तैयार नहीं। अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान में इस टॉपिक को इस तरह से लिखा गया है, मेनवाइल एंड द G7 कंट्रीज हैव कंडेम्ड हमास सपोर्टेड। मतलब बोल रहा है कि जो हमास ने किया है ये तो गलत है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये ह्यूमैनिटेरियन यानी जो आदमी है, जो फिलिस्तीन लोग हैं उन लोगों के लिए भी खतरा है, वो लोग भी यहाँ पे काफ़ी सारे मारे जा रहे हैं। चलिए अब हम आप लोगों को हिंदी ट्रांसलेट के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए G7 यहाँ पे सातों देशों का यहाँ पे झंडा दिखाया गया है और ये कनाडा दिखाई दे रहा है जहाँ पे खालिस्तानी आंदोलन अभी हो रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप 7 के बारे में लिखा गया है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट मार के इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे जो ट्रांसलेट किया गया है उसको देखते हैं। जापान ने G7 बैठक की कमान संभाली। मतलब जापान ने G7 बैठक की कमान संभाली थी, उसके बारे में बोला जा रहा है। इस वर्ष की G7 की बैठक की अध्यक्षता करने वाले जापान ने मंगलवार और बुधवार को टोक्यो में चर्चा की मेजबानी की। मतलब जो चर्चा की मेजबानी किया गया है उसी के बारे में बोला जा रहा है। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किसादा और विदेश मंत्री योको कामिवा के साथ
द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। मतलब ये सब द्विपक्षीय वार्ता में मिलकर यहाँ पे शामिल हुए हैं और इससे रिलेटेड कई सारे निर्णय लिए हैं। गाजा संघर्ष विराम पर जापान का कड़ा रुख, मतलब उन्होंने बोल रहा है कि इस संघर्ष विराम पर जापान का कड़ा रुख है। विदेश मंत्री कामिका ने 7 अक्टूबर को हुए हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ मतलब इसका स्पष्ट निंदा किया है और जापान ने भी हमास के द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों को शीघ्र छोड़ने की बात कहा गया है। मतलब वो बोल रहा है कि इन सबको शीघ्र ही छोड़ दिया जाए। और इसके अतिरिक्त माकिवा ने जापान में अमेरिका के बीच घनिष्ठ एकता का महत्व बताया। मतलब जो उन जापान और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध है उसके बारे में बताया गया है। ये फोटो आप लोगों को पहले दिखा दिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं G7 और अंतर्राष्ट्रीय कानून। G7 और अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, इससे रिलेटेड इसको आप लोग समझिए थोड़ा डिटेल से। बोल रहा है कि ये गाजा जो संकट है ये सभी को मिलकर सुलझाया जाना चाहिए। जापान ने संघर्ष में शामिल सभी प्रत्यक्ष पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का आह्वान किया। मतलब सभी को बोल रहा है कि लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। इसके अलावा जापान ने गाजा पट्टी में गंभीर मानवीय जरूरतमंद की मदद के लिए धनराशि प्रतिबद्ध कराई। मतलब जापान ने उन सब के लिए धनराशि भी भेजा है जो गाजा में परेशान है, जो गाजा में इलाज के लिए यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आगे मानवीय संघर्ष विराम और युद्ध विराम का आह्वान, इसके द्वारा कहा गया है कि मानवीय संघर्ष विराम और युद्ध विराम का आह्वान होना चाहिए। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरी कोलेना ने गाजा में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया और उन्होंने बताया, जोर देकर बताया कि ये संघर्ष विराम से अंत संघर्ष विराम होनी चाहिए। मतलब बोल रहा है, मतलब सभी यही कहने की कोशिश कर रहा है कि ये संघर्ष विराम जल्द से जल्द होना चाहिए। और संयुक्त राज्य अमेरिका भी गाजा में मानवीय विराम का समर्थन करता है, लेकिन वो ऐसा कतई नहीं चाहता है कि ये संघर्ष विराम जल्द से जल्द हो, लेकिन जल्द से जल्द ना हो, क्योंकि वो उसको डर है कहीं हमास फिर से संगठित होकर कोई बड़े काम नहीं अंजाम दे दे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत से रिलेटेड जो ये काफ़ी मुद्दों पर था, जस्टिन ट्रूडो भी यहाँ पे मौजूद है इस संगठन में। संभावना पर चर्चा की गई। हालांकि नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास हमारे लोगों को बंधक बनाए रखेंगे हम उस वक्त तक इस संघर्ष विराम को नहीं करेंगे। मतलब कतई नहीं इस तरीके का संघर्ष विराम हो सकता है। नागरिक हताहतों की संख्या और इजरायली कार्रवाई पर G7 का रुख, वो क्या कह रहा है नागरिक के हालात पर, इसको एक नज़र देखते हैं। G7 सदस्य ने नागरिक हताहतों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मतलब बोल रहा है कि इस तरीके के हमले से मतलब कम से कम आम आदमी मरे। उन्होंने संघर्ष में इजरायली कार्रवाई की प्रत्यक्ष आलोचना से परहेज रखा। मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे आलोचना करने से यहाँ पे दूर रहे हैं। व्यापक एजेंडा यूक्रेन ऊर्जा क्षेत्रीय सुरक्षा, इसमें यूक्रेन से रिलेटेड भी कई मुद्दों को दोहराया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल हमास संघर्ष और गाजा संकट को संबोधित करने के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की जापानी अधिकारी, मतलब वो ऑल आउट ये कह रहा है कि मतलब जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उसका भी हम लोगों को मदद करना चाहिए रूस के खिलाफ जो यूक्रेन लड़ रहा है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।